राम किशन जी के दिन की शुरुआत अकेलेपन से होती थी। वो सुबह उठकर अपनी चाय खुद बनाते, फिर अखबार पढ़ते और फिर घंटों तक अपने घर के बरामदे में बैठकर गली से गुजरते लोगों को देखते रहते। उनके पास बातें करने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। मोहल्ले के लोग कभी कभार हालचाल पूछने आ जाते, लेकिन हर किसी की अपनी जिंदगी थी। बेटे बहू अपनी दुनिया में मस्त थे। एक दिन की बात है, राम किशन जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। उनके सीने में हल्का दर्द था और सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। उन्होंने सोचा शायद गैस की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उन्होंने घरेलू नुस्खे अपनाए, लेकिन आराम नहीं मिला तो रिक्शा करके डॉक्टर को दिखाने गए। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा कि कुछ टेस्ट करवाने होंगे। हो सकता है कि दिल से जुड़ी कोई समस्या हो। डॉक्टर ने सलाह दी कि इस उम्र में उन्हें अकेले नहीं रहना चाहिए। घर आकर राम किशन जी ने बहुत हिम्मत जुटाकर अपने बेटे सुनील को फ़ोन किया। शाम का समय था। वो जानते थे कि सुनील शायद ऑफिस से निकल चुका होगा। फ़ोन की घंटी बजती रही, पर फ़ोन नहीं उठाया। राम किशन जी ने 10 मिनट रुककर फिर से कोशिश की। इस बार फ़ोन उठ गया। दूसरी तरफ से सुनील की आवाज़ आई, जिसमें स्पष्ट रूप से झुंझलाहट थी। उसने बिना हालचाल पूछे सीधे कहा, हाँ पापा बोलिए, क्या बात है? मैंने आपको कितनी बार कहा है कि ऑफिस के टाइम पर फ़ोन मत किया करो। राम किशन जी का गला सूख गया। उन्होंने धीमी आवाज़ में कहा, बेटा अभी तो शाम के 7 बज रहे हैं, मुझे लगा तुम फ्री होगे। सुनील ने कहा, मेरा काम 7 बजे ख़त्म नहीं होता। मेरी अभी क्लाइंट के साथ डिनर मीटिंग है। आप जल्दी बताइए क्या काम है। तो राम किशन जी ने कहा, बेटा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। डॉक्टर के पास गया था तो उन्होंने कुछ टेस्ट बताए हैं। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, सोचा तुम्हें बता दूं। सुनील ने गहरी सांस छोड़ी, जो फ़ोन पर भी साफ सुनाई दी। उसने कहा, पापा आप भी ना छोटी छोटी बातों पर घबरा जाते हैं। उम्र हो गई है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो लगा ही रहेगा। आप टेस्ट करवा लीजिए और रिपोर्ट मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं यहाँ से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाकर कंसल्ट कर लूँगा। और हाँ, पैसों की चिंता मत कीजिए, मैं अभी अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप किसी अच्छे अस्पताल में जाकर दिखा लीजिएगा। मेरे पास अभी बिल्कुल भी वक्त नहीं है। अगले महीने मेरा प्रमोशन ड्यू है और मुझे बहुत सारे टारगेट्स पूरे करने हैं। आप समझ रहे हैं ना? राम किशन जी ने बस इतना कहा, हाँ बेटा मैं समझ रहा हूँ, तो अपना ख्याल रखना, और फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद राम किशन जी देर तक मोबाइल को हाथ में लिए बैठे रहे। उन्हें पैसों की ज़रूरत नहीं थी। उनके पास अपनी पेंशन और बचत के पर्याप्त पैसे थे। उन्हें ज़रूरत थी अपने बेटे के साथ की। वो चाहते थे कि सुनील बस इतना कह देता कि पापा आप चिंता मत करो, मैं आ रहा हूँ, या कम से कम 2 मिनट तसल्ली से बात तो कर लेता। लेकिन सुनील के लिए उनका दर्द केवल एक मेडिकल इशू था, जिसे पैसों से सुलझाया जा सकता था। उसी रात सुनील ने अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ एक शानदार पार्टी की। वो बहुत खुश था क्योंकि उसे एक बड़ी डील मिल गई थी। पार्टी में उसने हजारों रुपए उड़ा दिए। इधर राम किशन जी अपने बिस्तर पर लेटे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने सोचा, क्या मैंने उसे ज़्यादा प्यार देकर बिगाड़ दिया? क्या मुझे उसे संघर्ष का महत्व समझाना चाहिए था? अगले कुछ दिन राम किशन जी के लिए बहुत भारी गुजरे। उन्होंने सारे टेस्ट करवाए। रिपोर्ट में आया
कि उनके दिल की धमनियों में ब्लॉकेज है और जल्दी सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। ये खबर सुनकर वे और भी ज़्यादा अकेला महसूस करने लगे। उन्होंने रिपोर्ट की फ़ोटो खींचकर सुनील को व्हाट्सएप कर दी। 2 दिन तक सुनील का कोई जवाब नहीं आया। तीसरे दिन शाम को सुनील का फ़ोन आया। हाँ पापा, मैंने रिपोर्ट देखी, वो नॉर्मल है। इस उम्र में ब्लॉकेज होना आम बात है। मैंने यहाँ एक स्पेशलिस्ट से बात की है। उन्होंने कहा है कि अभी सर्जरी इतनी इमरजेंसी नहीं है। आप दवाइयाँ शुरू कीजिए और खान पान पर ध्यान दीजिए। मैं कुछ अच्छी दवाइयाँ कोरियर करवा देता हूँ। राम किशन जी का दिल बैठ गया। डॉक्टर ने उन्हें स्पष्ट कहा था कि रिस्क है, लेकिन उनका बेटा इसे आम बात बता रहा था। उन्होंने दबी आवाज़ में कहा, बेटा, क्या तुम एक बार भी नहीं आ सकते? मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अगर कुछ हो गया तो यहाँ कोई संभालने वाला भी नहीं है। तो सुनील ने चिढ़कर कहा, आप फिर इमोशनल बातें करने लगे पिताजी। मैंने कहा ना कि मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। इस वक्त अगर मैं छुट्टी लूँगा तो मेरा कैरियर दांव पर लग जाएगा। पूनम भी बिजी है और प्रीतम के स्कूल चल रही हैं। आप पड़ोस में रहने वाले शर्मा अंकल से कहकर किसी नौकर का इंतजाम कर लीजिए। पैसे मैं भेज दूंगा। आप बच्चों जैसी जिद मत किया कीजिए। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। उस दिन राम किशन जी को एहसास हुआ कि उनका बेटा अब उनका नहीं रहा। वो एक मशीन बन चुका है जिसके अंदर संवेदना नाम की कोई चीज़ नहीं बची है। उस दिन उन्होंने रोना बंद कर दिया। उन्होंने तय कर लिया कि अब सुनील से कभी कोई उम्मीद नहीं रखेंगे। उधर दिल्ली में सुनील अपनी सफलता के नशे में चूर था। उसे लग रहा था कि उसने दुनिया जीत ली है। वो अपने परिवार के साथ विदेश में ट्रिप की प्लानिंग कर रहा था। उसे इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस पिता को वो पुराने मकान में तिल तिल कर मरने के लिए छोड़ आया है, उसके आंसुओं का हिसाब होना शुरू हो चुका है। इधर राम किशन जी ने अपनी दिनचर्या बदल ली थी। वो अब ज़्यादा वक्त मंदिर में बिताने लगे। वहाँ की शांति उन्हें घर के सन्नाटे से बेहतर लगती थी। एक दिन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते हुए उन्हें चक्कर आ गया। पास ही खड़े एक व्यक्ति ने उन्हें संभाला। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना छात्र रमेश था। उसकी वही कस्बे में एक छोटी सी दुकान थी। उसने तुरंत राम किशन जी को पानी पिलाया और पूछा, गुरुजी, आप ठीक तो हैं? राम किशन जी ने कमज़ोर आँखों से उसे देखा और कहा, हाँ बेटा, बस कमज़ोरी है। रमेश ने जिद करके उन्हें रिक्शे में बैठाया और खुद उनके साथ उनके घर तक आया। घर की हालत और राम किशन जी के अकेलेपन को देखकर उसका मन भर आया। उसने पूछा, सुनील भैया नहीं आए क्या आपकी देखभाल करने? तो राम किशन जी ने नज़रें झुका ली और कहा, वो बहुत व्यस्त है बेटा। रमेश समझ गया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उस दिन से उसने नियम बना लिया कि वो रोज़ सुबह शाम राम किशन जी का हालचाल लेने आएगा। उसका ये निस्वार्थ सेवा भाव राम किशन जी के जख्मों पर मरहम का काम कर रहा था। उधर सुनील अपनी अमेरिका ट्रिप की पैकिंग में व्यस्त था। उसने अपने पिता को ये बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो देश से बाहर जा रहा है। उसे लगा कि अगर बताया तो पिताजी फिर से अपनी बीमारी का रोना लेकर बैठ जाएंगे। इस तरह सुनील अपनी खुशियों की दुनिया में मगन होकर अपने बूढ़े बाप को भगवान भरोसे छोड़कर विदेश चला गया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये विदेश यात्रा उसके जीवन का सबसे भयानक मोड़ साबित होने वाली है। कर्मों का फल कैसे मिलता है ये उसे समझ आने वाला था। इधर रमेश रोज सुबह शाम राम किशन जी के पास आता और हालचाल पूछकर जाता। वो देख रहा था
कि गुरुजी की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। उनका चेहरा पीला पड़ रहा था। रमेश ने कई बार कहा भी कि चलिए किसी बड़े डॉक्टर को दिखा लाते हैं, लेकिन रामकिशन जी हर बार टाल देते, कहते बेटा अभी शरीर को ढोने का मन नहीं करता। जब अपना ही खून पराया हो गया हो तो इन सांसों का क्या ही मोल। रमेश ने उन्हें समझाया कि आप ऐसा मत सोचिए, भगवान सब देख रहा है। लेकिन रामकिशन जी की निराशा अब उनके जीने की इच्छा पर भारी पड़ने लगी थी। अगले दिन शाम को रमेश रामकिशन जी से मिलने आया तो अंदर का नज़ारा देखकर उसके हाथ पैर फूल गए, क्योंकि रामकिशन जी जमीन पर गिरे हुए थे। उनका शरीर पसीने से लथपथ था। रमेश ने तुरंत उन्हें संभाला। देखा कि उनकी नब्ज बहुत धीमे चल रही थी। उसने घबराहट में इधर उधर देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने तुरंत अपनी जेब से फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को बुलाया और उन्हें अस्पताल लेकर गया। रास्ते भर उसने रामकिशन जी का हाथ थामे रखा और बोलता रहा, गुरुजी आंखें खोलिए, हम बस पहुंचने ही वाले हैं, आपको कुछ नहीं होगा। तो रामकिशन जी की आंखें खुली थी, लेकिन उनमें पहचान खोती जा रही थी। वो बस रमेश को देख रहे थे, जैसे अपने बेटे को ढूंढ रहे हों। अस्पताल पहुंचकर डॉक्टर ने तुरंत उन्हें इमरजेंसी में भर्ती कर लिया। डॉक्टर ने बताया कि इन्हें हार्ट अटैक आया है और तुरंत इलाज शुरू करना होगा। लेकिन जैसा कि प्राइवेट अस्पतालों का नियम होता है, उन्होंने पहले फॉर्म भरने और पैसे जमा करने की बात कही। रिसेप्शन पर बैठी नर्स ने रमेश से पूछा कि पेशेंट के साथ आपका क्या रिश्ता है। रमेश एक पल के लिए ठिठक गया। क्या लिखे? वो ना तो उनका बेटा था और ना ही कोई रिश्तेदार। लेकिन उस पल उसने कलम उठाई और रिश्ते वाले कॉलम में लिखा, बेटा। उसने अपनी जेब से सारे पैसे निकालकर जमा कर दिए, जो उसने अगले महीने की दुकान के किराए और माल के लिए रखे थे। इधर डॉक्टर ने इलाज शुरू किया तो रमेश ने बहुत बार सुनील को फ़ोन मिलाया। व्हाट्सएप पर वॉइस नोट भी भेजा कि सुनील भाई, आपके पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है, उन्हें हार्ट अटैक आया है, प्लीज़ फ़ोन उठाइए। लेकिन उस मैसेज पर सिंगल टिक बनकर रह गया, क्योंकि सुनील तो अपनी दुनिया में ही मस्त था। उसे इस बात का इल्म भी नहीं था कि उसका पिता जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और एक अजनबी लड़का उनका बेटा बनकर खड़ा है। पूरी रात रमेश अस्पताल की बेंच पर बैठा रहा। उसकी आंखों में नींद नहीं थी। वो बस आईसीयू के दरवाजे की तरफ देख रहा था। सुबह होते होते डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने रमेश को कहा, अभी वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें कम से कम एक हफ्ता अस्पताल में रहना होगा। ये सुनकर रमेश ने राहत की सांस ली। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अगले 2 दिनों तक रामकिशन जी आईसीयू में ही रहे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने पास रमेश को पाया। उनकी आंखों में सवाल थे। रमेश ने धीरे से कहा, गुरुजी, आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जल्दी घर चले जाएंगे। रामकिशन जी ने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, सुनील आया क्या? तो रमेश के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने झूठ बोलना ठीक नहीं समझा और सर झुकाकर कहा, उनका फ़ोन नहीं लग रहा है, शायद नेटवर्क में नहीं है। रामकिशन जी ने आंखें मूंद ली। उनकी बंद आंखों के कोने से एक आंसू लुढ़का और कान के पास जाकर समा गया। उस आंसू में जो दर्द था वो शायद उस हार्ट अटैक के दर्द से कहीं ज़्यादा गहरा था। करीब 10 दिन बाद सुनील और पूनम इंडिया वापस लौटे। एयरपोर्ट पर उतरते ही सुनील ने अपना फ़ोन ऑन किया। जैसे ही फ़ोन नेटवर्क में आया तो मिस्ड कॉल की बाढ़ आ गई। सुनील ने झुंझलाते हुए फ़ोन को देखा। उसने देखा कि रमेश के 50 से ज़्यादा मिस्ड कॉल थी
और दर्जनों मैसेज पड़े थे। उसने सोचा, जरूर पिताजी ने फिर से कोई ड्रामा शुरू किया होगा। उसने लापरवाही से व्हाट्सएप खोला और रमेश का भेजा हुआ वॉइस नोट सुना। सुनील भाई, आपके पिताजी को हार्ट अटैक आया है, वो अस्पताल में है। ये सुनते ही सुनील के पैरों तले से जमीन खिसक गई। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने गलत सुना है, लेकिन जब उसने बाकी मैसेज पढ़े तो उसे स्थिति की गंभीरता का अंदाजा हुआ। लेकिन हैरानी की बात यह भी थी कि उसके मन में दुख से ज़्यादा गुस्सा आया। उसे गुस्सा इस बात का आया कि उसकी इतनी शानदार ट्रिप का अंत ऐसी बुरी खबर से हुआ। उसने पूनम को बताया कि पापा अस्पताल में हैं, तो पूनम ने भी मुंह बनाते हुए कहा, ओह, अब हमें गांव जाना पड़ेगा। अभी तो हम थके हुए आए हैं, कल ऑफिस भी ज्वाइन करना है। तो सुनील ने कहा, जाना तो पड़ेगा, वरना रिश्तेदार बातें बनाएंगे, समाज में नाक कट जाएगी। सुनील ने उसी वक्त गांव के लिए कैब बुक की। अस्पताल पहुंचे। जब सुनील आईसीयू में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसके पिता बिस्तर पर लेटे हैं और रमेश उनके पास में बैठकर उन्हें सेब खिला रहा है। यह दृश्य देखकर सुनील को अजीब सी ईर्ष्या हुई। उसे लगा कि ये बाहरी लड़का उसके पिता के इतना करीब क्यों है। उसने रमेश को एक रूखी नज़र से देखा, जैसे कह रहा हो कि अब मैं आ गया हूँ, तुम जा सकते हो। रमेश ने सुनील को देखकर राहत की सांस ली। उसने खड़े होकर कहा, भैया आप आ गए, डॉक्टर साहब राउंड पर हैं, अभी आएंगे। सुनील ने रमेश का शुक्रिया अदा करना तो दूर, उससे ढंग से बातें भी नहीं की। उसने पिता के पास जाकर औपचारिक ढंग से पूछा कि अब कैसे हैं। तो राम किशन जी ने अपनी आंखें खोली और बेटे को देखा। उनकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस चुपचाप देखते रहे। सुनील को ये चुप्पी चुभ गई। उसने सोचा कि मैं इतनी दूर से आया हूँ और ये बात भी नहीं कर रहे। उसने डॉक्टर से मिलने की बात कहकर वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। बाहर आकर सुनील ने कुछ नोट निकालकर रमेश की तरफ बढ़ाए। ये लो, तुम्हारे आने जाने का खर्चा और जो भी तुमने किया उसके लिए। तो रमेश ने उन पैसों को देखा और हाथ जोड़कर कहा, भैया मैंने ये सब पैसों के लिए नहीं किया था। गुरुजी मेरे गुरु भी हैं और पिता सम्मान भी। उनका कर्ज मैं पैसों से नहीं चुका सकता। आप ये पैसे रखिए और उनका ख्याल रखिए। इतना कहकर रमेश वहाँ से चला गया। सुनील हाथ में नोट लिए खड़ा रह गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसका पैसा हर जगह नहीं चल सकता। उसने डॉक्टर से बात की और तय किया कि जैसे ही पिताजी डिस्चार्ज होंगे तो वो उन्हें वापस घर छोड़कर दिल्ली लौट जाएगा। उसे लगा कि उसने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है। वो आ गया है और बिल भर दिया है। उसके हिसाब से यही सेवा थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर राउंड पर आए तो सुनील तुरंत अपनी जगह से खड़ा हो गया और डॉक्टर के पास आकर बोला, डॉक्टर साहब हम इन्हें डिस्चार्ज कब करवा सकते हैं? वो दरअसल मुझे दिल्ली वापस निकलना है, वहाँ बहुत ज़रूरी मीटिंग है, इसलिए मैं ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रुक पाऊँगा। डॉक्टर ने चश्मा के ऊपर से सुनील को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सा भाव था। उन्होंने कहा, मिस्टर सुनील, आपके पिता को अभी बहुत आराम और देखभाल की ज़रूरत है। उन्हें हार्ट अटैक था। अभी कम से कम 3-4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप घर पर पूरी मेडिकल सुविधा और 24 घंटे नर्स का इंतज़ाम कर सकते हैं तो हम कल डिस्चार्ज कर सकते हैं। सुनील के चेहरे पर चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, हाँ डॉक्टर साहब, पैसों की कोई चिंता नहीं है। आप बेस्ट नर्स का इंतज़ाम करवा दीजिए, मैं पेमेंट कर दूंगा, बस मुझे कल तक फ्री कर दीजिए। डॉक्टर ने राम किशन जी की तरफ देखा जो खामोशी से अपने बेटे की हड़बड़ी देख रहे थे।
उनकी आंखों में दुख नहीं था, बल्कि एक स्वीकृति थी। उन्होंने मान लिया था कि वो अपने बेटे के लिए अब केवल एक जिम्मेदारी बन गए हैं, जिसे वो जल्द से जल्द निपटाना चाहता है। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, कल सुबह हम डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन याद रहे कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव नहीं होना चाहिए। तो सुनील ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे डॉक्टर साहब, तनाव किस बात का होगा, मैं आ गया हूँ, सब संभाल लूँगा। अगली सुबह राम किशन जी को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सुनील ने कार मंगवाई ताकि पिताजी को घर ले जा सके। जब वो अस्पताल से बाहर निकले तो रमेश गेट पर ही खड़ा था। उसके हाथ में कुछ फल थे। सुनील ने उसे देखा तो माथे पर सिकन आ गई। उसे लगा कि ये लड़का फिर से सहानुभूति बटोरने आ गया है। रमेश आगे बढ़ा और उसने राम किशन जी के पैर छुए। उसने कहा, गुरुजी, अब आप ठीक लग रहे हैं, घर जाकर आराम कीजिए। राम किशन जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। उनका हाथ कांप रहा था, लेकिन उसमें आशीर्वाद का भरपूर था। तभी सुनील ने रमेश से कहा, ठीक है, अब हम जा रहे हैं, तुम अपना काम देखो, हमें डिस्टर्ब मत करो। रमेश ने कुछ नहीं कहा, बस पीछे हट गया। कार जब पुराने मोहल्ले की गलियों में दाखिल हुई तो सुनील की नाक सिकुड़ गई। जगह जगह कचरे के ढेर, खुली नालियों की बदबू उससे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने ड्राइवर से कहा कि शीशे चढ़ा लो। राम किशन जी खिड़की से बाहर देख रहे थे। ये गलियां उनकी अपनी थी। यहाँ की धूल में उनकी अपनी जवानी गुजरी थी, लेकिन आज उनका बेटा इन गलियों से नफरत करता था। घर के बाहर कार रुकी। सुनील ने उतरकर चारों तरफ देखा। घर की हालत देखकर उसे और गुस्सा आया। दीवारों का प्लास्टर झड़ रहा था और गेट पर जंग लगा हुआ था। घर के अंदर घुसते ही अजीब सी सिलन भरी महक ने उनका स्वागत किया। सुनील ने तुरंत अपनी जेब से रुमाल निकालकर नाक पर रख ली। उसने पूनम को फ़ोन लगाया, जो होटल में रुकी हुई थी। उसने कहा कि पूनम, तुम अभी मत आना, यहाँ बहुत गंदगी है, मैं पापा को सेटल करके आता हूँ, तुम पैकिंग शुरू करो, हम कल सुबह ही निकलेंगे। राम किशन जी धीरे धीरे चलकर अपने कमरे में गए। वहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गए थे। बिस्तर पर वही पुरानी चादर और मेज पर रखी उनकी पत्नी की तस्वीर। उन्होंने तस्वीर को देखा और एक फीकी मुस्कान उनके चेहरे पर आ गई, मानो कह रहे हों कि अच्छा हुआ तुम चली गई। सुनील ने तुरंत एक सफाई वाले को बुलवाया और घर की सारी सफाई करवाई। उसने शहर के एक इमरजेंसी से बात करके एक अटेंडेंट का इंतजाम भी कर दिया था, जो रात में वहीं रहने वाला था। शाम को जब सब कुछ व्यवस्थित हो गया तो सुनील राम किशन जी के पास आया। उसने कुर्सी खींची और उनके सामने बैठ गया और बोला, देखिए पापा, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। ये लड़का अब 24 घंटे आपके पास रहेगा। खाना बनाने वाली बाई लगवा दी है। डॉक्टर का नंबर मैंने स्पीड डायल पर सेट कर दिया है। और हाँ, मैंने आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अगर कोई इमरजेंसी हो तो इस्तेमाल कर लीजिएगा। राम किशन जी ने बेटे की तरफ देखा। उन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, बेटा, तुम कल ही जा रहे हो? तो सुनील ने नज़र चुराते हुए कहा, हाँ पापा, क्या करूं, मजबूरी है। ऑफिस में बहुत काम पेंडिंग पड़े हैं। अगर मैं नहीं गया तो मेरी नौकरी पर बात आ जाएगी। और वैसे भी अब आप खतरे से बाहर हैं। यहाँ सारी सुविधाएं तो हैं ही। राम किशन जी ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, हाँ बेटा, तुम सही कह रहे हो, काम ज़्यादा ज़रूरी है। तुम जाओ, मेरी चिंता मत करना। सुनील को लगा कि पिताजी मान गए हैं। उसे अंदर से एक बड़ी राहत महसूस हुई। उस रात घर में एक और घटना घटी, जिसने इस रिश्ते की रही सही डोर को भी
कमज़ोर कर दिया। सुनील अपने पिता के कमरे में अलमारी के पास कुछ ढूंढ रहा था। आवाज़ सुनकर रामकिशन जी की आँख खुल गई। उन्होंने पूछा कि बेटा क्या ढूंढ रहे हो? तो सुनील थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने कहा, कुछ नहीं पापा, मैं बस घर के कागजात देख रहा था। वो क्या है ना, आपकी तबीयत का कुछ भरोसा नहीं है। खुदा न खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो बाद में बहुत लीगल पचड़े होते हैं। इसलिए मैं सोच रहा था कि अगर आप एक वसीयत बनवा देते या प्रॉपर्टी के पेपर्स मेरे नाम कर देते तो आसानी होती। मैं आपका इकलौता बेटा हूँ तो सब कुछ मेरा ही है, लेकिन कागजी कार्रवाई पूरी रहे तो अच्छा है। रामकिशन जी सन रह गए। उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या रिश्तों का गिरना इस हद तक हो सकता है? क्या पैसे की भूख ने इंसानियत को इतना गिरा दिया है? उन्होंने सुनील को देखा, वही सुनील जिसे उन्होंने अपनी छाती से लगाकर सुलाया था। रामकिशन जी का दिल एक बार फिर टूट गया। इस बार आवाज़ नहीं हुई, लेकिन दर्द पहले से कहीं ज़्यादा गहरा था। उन्होंने बहुत शांत आवाज़ में कहा, बेटा कागजात अलमारी के सबसे ऊपर वाले लॉकर में है। चाबी वही दराज में रखी है। तुम ले लो, जो तुम्हें ठीक लगे करवा देना। मुझे अब इन चीज़ों से कोई मोह नहीं है। सुनील ने खुश होकर कहा, थैंक यू पापा, आप बहुत प्रैक्टिकल हैं। मैं कल ही वकील से बात करके पेपर रेडी करवा लूँगा। आप बस साइन कर दीजिएगा। सुनील ने पेपर निकाले और अपने बैग में रख लिए। उसे लगा कि उसने एक बहुत बड़ा काम निपटा लिया है। वो खुश होकर अपने कमरे में सोने चला गया। लेकिन रामकिशन जी उस रात सो नहीं पाए। वो पूरी रात उस छत को घूरते रहे। उनके दिमाग में एक आंधी चल रही थी। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती की है। उन्होंने अपने बेटे को सुविधाएं तो दी, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए। उन्होंने उसे उड़ना तो सिखाया, लेकिन जड़ों से जुड़ना नहीं सिखाया, और आज उसी का फल उन्हें मिल रहा था। अगली सुबह सुनील तैयार होकर आया तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई जंग जीत कर आया हो। पूनम भी होटल से सीधे वहीं आ गई थी। वह अभी कार में बैठी हॉर्न बजा रही थी। सुनील ने कहा, पिताजी मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। मैं फ़ोन करता रहूँगा, और हाँ, दवाइयाँ टाइम पर लेते रहिएगा। रामकिशन जी के मुंह से बस इतना निकला, खुश रहो। सुनील मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कार धूल उड़ाती हुई चली गई। रामकिशन जी अपनी कुर्सी पर बैठे उसे जाते हुए देखते रहे। जब कार आंखों से ओझल हो गई तो रमेश वहां आया। उसने देखा कि गुरुजी अकेले बैठे हैं। वो उनके पास आया और बोला, गुरुजी क्या वो चले गए? तो रामकिशन जी ने कहा, हाँ बेटा वो चले गई, लेकिन अच्छा हुआ चले गई। अब मुझे एक ज़रूरी काम करना है। रमेश ने पूछा, क्या काम है गुरुजी? तो रामकिशन जी की आंखों में एक नई चमक थी। उन्होंने कहा, रमेश मुझे वकील के पास ले चलो, मुझे अपनी वसीयत बदलनी है। रमेश हैरान हो गया। उसने कहा, लेकिन गुरुजी अभी तो आप अस्पताल से आए हैं, अभी आराम कीजिए, ये सब बाद में हो जाएगा। रामकिशन जी ने कहा, नहीं बेटा, अब और देर नहीं करनी। जो गलती मैंने इतने सालों तक की है उसे सुधारने का वक्त आ गया है। मेरे पास शायद ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। मुझे अपने कर्मों का हिसाब बराबर करना है। उस दोपहर रामकिशन जी ने ऐसा कदम उठाया जिसकी गूंज उनके बेटे तक भी पहुंचने वाली थी। उन्होंने शहर के सबसे नामी वकील को अपने घर बुलाया। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या करने वाले हैं। शाम को वकील ने जाते समय कहा, आप निश्चिंत रहिए, मैं कल ही सारे पेपर तैयार करवा दूंगा और रजिस्टर करवा लूँगा। उसके बाद दुनिया की कोई भी ताकत आपके फैसले को चुनौती नहीं दे सकती।
रामकिशन जी ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। वकील के जाने के बाद रामकिशन जी के चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, ऐसा सुकून जो उन्होंने पिछले कई सालों में महसूस नहीं किया था। उधर दिल्ली के रास्ते में सुनील बहुत खुश था। वो पूनम से कह रहा था, देखा, मैंने कहा था ना कि पापा मान जाएंगे। अब ये प्रॉपर्टी भी अपनी हो जाएगी। हम उसे बेचकर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी बनवा सकते हैं। पूनम भी खुश थी। उसने कहा, हाँ, ये अच्छा आइडिया है। वैसे भी वहाँ कौन रहने जाएगा। अच्छा हुआ तुमने समय रहते बात कर ली। दोनों पति पत्नी अपनी ही दुनिया में मगन थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनके पिताजी ने बाजी पलट दी है, जिसे वो एक लाचार और बूढ़ा आदमी समझ रहे थे। उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चाल चल दी है। अगले कुछ दिनों में रामकिशन जी की तबीयत में तेजी से सुधार हुआ। शायद जब मन का बोझ हल्का हो जाता है तो शरीर भी साथ देने लगता है। उधर सुनील बहुत खुश था। उसके पास घर के पुराने कागजात थे और पिताजी की मौखिक सहमति भी। उसने अपने दोस्तों और एजेंट से बात भी शुरू कर दी थी कि कैसे उस पुरानी हवेली को अच्छे दामों में बेचा जा सकता है। पूनम भी खुश थी कि चलो, एक बड़ी जिम्मेदारी सिर से उतर गई। वो दोनों वीकेंड पर दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और आने वाले पैसों के सपने देख रहे थे। उधर रामकिशन जी पहले से ज़्यादा शांत और खुश नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर वो चिंता की लकीरें नहीं थी जो सुनील के आने से पहले हुआ करती थी। रमेश अभी उनका पूरा ख्याल रख रहा था। शाम को जब रमेश अपनी दुकान बंद करके आता तो दोनों बरामदे में बैठकर चाय पीते और बातें करते। उधर करीब 1 महीने बाद सुनील के ऑफिस में एक कोरियर आया। सुनील अपने केबिन में बैठा एक प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था। चपरासी ने आकर एक पीला लिफाफा उसकी मेज पर रखा तो सुनील ने बिना देखे उसे किनारे रख दिया। उसे लगा कि कोई नोटिस या क्रेडिट कार्ड का बिल होगा। दोपहर के खाने के बाद जब वो फ्री हुआ तो उसकी नज़र उस लिफाफे पर पड़ी। उस पर भेजने वाले का नाम पढ़कर वो चौंक गया। उस पर लिखा था, सब रजिस्ट्रार्ड ऑफिस सुल्तानपुर। सुनील का माथा ठनका। उसने लिफाफा खोला। अंदर से जो कागज़ निकला उसे पढ़कर तो सुनील के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। ये कोई साधारण कागज़ नहीं था, ये एक कानूनी नोटिस था। इसमें साफ शब्दों में लिखा था कि रामकिशन जी ने अपनी वैसियत बदल दी है। साथ ये भी लिखा था कि सुनील का अब उस मकान या किसी भी संपत्ति पर कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। नोटिस के नीचे रामकिशन जी के हस्ताक्षर थे और साथ में गवाह के तौर पर रमेश का नाम लिखा था। सुनील को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने कागज को 2 बार पढ़ा। उसे लगा कि ये कोई मजाक है। उसने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और अपने वकील को फ़ोन मिलाया तो वकील ने नोटिस की कॉपी व्हाट्सएप पर मंगवाई और पढ़कर बताया कि ये पूरी तरह से असली और कानूनी है। आपके पिता ने अपनी संपत्ति का नया रजिस्ट्रेशन करवा दिया और पुराने सारे दावे खारिज कर दिए हैं। वकील ने यह भी कहा कि सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत उन्हें ये पूरा अधिकार है और इसे कोर्ट में चुनौती देना बहुत मुश्किल होगा। सुनील गुस्से में लाल हो गया। उसने फ़ोन काट दिया। उसके मुंह से गाली निकली कि उस बूढ़े ने मेरे साथ खेल खेल दिया, और वो भी उस 2 कौड़ी के दुकानदार रमेश के साथ मिलकर। सुनील ने तुरंत पूनम को फ़ोन किया। पूनम ऑफिस में थी। जब उसने ये बात सुनी तो वो भी सन्न रह गई। उसका पहला रिएक्शन था कि ज़रूर उस रमेश ने पिताजी को बहकाया होगा। बुढ़ापे में दिमाग कमज़ोर हो जाता है और लोग इमोशन होकर ऐसे फैसले ले लेते हैं। उसने कहा कि हमें अभी सुल्तानपुर जाना होगा, इससे पहले कि वो घर किसी और के नाम कर दें। हमें उन्हें रोकना होगा। तो सुनील बोला, नोटिस के हिसाब से वो पहले ही कर चुके हैं।
लेकिन मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। मेरा उस मकान पर पूरा हक है। मैं उस रमेश को छोड़ूंगा नहीं। सुनील ने ऑफिस से इमरजेंसी छुट्टी ली और अपनी गाड़ी निकाली। वो गुस्से में इतना पागल हो रहा था कि उसे ट्रैफिक या सिग्नल का भी होश नहीं था। वो बार बार राम किशन जी को फ़ोन मिला रहा था, लेकिन राम किशन जी ने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर रखा था। ये बात दिल को और ज़्यादा जला रही थी। उसे लग रहा था कि उसके पिता जानबूझकर उसे इग्नोर कर रहे हैं। पूरे रास्ते वो यही सोचता रहा कि कैसे वो रमेश को सबक सिखाएगा और अपने पिता से ज़बरदस्ती पेपर्स पर साइन करवाएगा। उसे अपनी ताकत और पैसों पर इतना भरोसा था कि वो सब कुछ मैनेज कर लेगा। रात के 8 बजे सुनील की गाड़ी अपने घर के सामने रुकी। उसने गाड़ी का दरवाज़ा जोर से बंद किया और गेट की तरफ बढ़ा। गेट अंदर से बंद था। उसने जोर जोर से गेट पीटना शुरू कर दिया। पापा, दरवाज़ा खोलो, मुझे पता है आप अंदर हैं। रमेश, जो उस वक्त अंदर रसोई में खाना बना रहा था, आवाज़ सुनकर बाहर आया। उसने जैसे ही गेट खोला तो सुनील ने उसे धक्का दे दिया। रमेश लड़खड़ाकर पीछे गिरा। सुनील सीधे अंदर बरामदे में घुस गया। राम किशन जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे रामायण पढ़ रहे थे। सुनील को देखकर उन्होंने अपनी नज़रें ऊपर उठाई। उनकी आंखों में ना तो डर था और ना ही कोई घबराहट। वो बिल्कुल शांत थे, जैसे उन्हें पता था कि ये तूफान आने वाला है। सुनील उनके सामने खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाकर कहा, ये सब क्या है पिताजी? आपने वो नोटिस क्यों भेजा और ये सब किसके कहने पर किया? इस 2 कौड़ी के आदमी के कहने पर। उसने रमेश की तरफ उंगली उठाई तो राम किशन जी ने कहा, आवाज़ नीचे करो सुनील, ये तुम्हारा ऑफिस नहीं, मेरा घर है। और हाँ, ये नोटिस मैंने भेजा और ये मैंने किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्जी से किया है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं पिताजी? मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। इस जायदाद पर मेरा हक है। आपने उस वसीयत में क्या लिखा है? किसके नाम की है प्रॉपर्टी? इस रमेश के नाम। सुनील ने रमेश का कॉलर पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रमेश पीछे हट गया। उसने कहा, भैया, मैंने कुछ नहीं किया, ये गुरुजी का फैसला है। तो राम किशन जी ने कड़क आवाज में कहा, सुनील, रमेश को हाथ मत लगाना। उसने वही किया जो एक बेटे को करना चाहिए था, जो तुम नहीं कर पाए। सुनील हंसा, एक बहुत ही व्यंग्यात्मक हंसी। अच्छा, तब ये दुकानदार आपका बेटा हो गया है। इसने आपकी 2 दिन सेवा क्या कर दी? आप पिघल गई। आपको पता भी है ये सब नाटक है। ये आपकी जायदाद हड़पने के लिए ये सब कर रहा है और आप इसकी बातों में आ गई। आप प्रैक्टिकल होइए पापा, दुनिया इमोशन से नहीं चलती। राम किशन जी खड़े हो गए। उन्होंने सुनील के आंखों में आंखें डालकर कहा, सही कहा बेटा तुमने, दुनिया इमोशन से नहीं चलती, लेकिन परिवार इमोशन से ही चलता है। और रही बात प्रैक्टिकल होने की, तो मैंने वही किया जो तुमने मुझे सिखाया। जब मैं अस्पताल से आकर बिस्तर पर पड़ा था, तब तुम मुझसे वसीयत के कागज़ मांग रहे थे। तुम मेरी मौत का इंतज़ार कर रहे थे ताकि तुम्हें यह मकान मिल सके। उस दिन मैंने जाना कि मेरा बेटा मर चुका है। जो मेरे सामने खड़ा था वो केवल एक व्यापारी था। सुनील थोड़ा सक पका गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि पिताजी ये बात ऐसे मुंह पर ही बोल देंगे। उसने बचाव की मुद्रा में कहा, पापा, आप गलत समझ रहे हैं। मैं तो बस फ्यूचर सिक्योर कर रहा था। आपके जाने के बाद चीज उलझ ना जाए, इसलिए कह रहा था। राम किशन जी ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। मेरे जाने के बाद क्या होगा, इसकी चिंता तुम मत करो। मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। ये घर अब ट्रस्ट के नाम है। मैंने एक ट्रस्ट बनवाया है जो इस शहर के गरीब और बेसहारा बुजुर्गों की मदद करेगा। और रमेश उस ट्रस्ट का केयर टेकर है। इस घर में अपना तुम्हारा हक है और ना ही रमेश का। ये घर उन लोगों का होगा जिन्हें अपनों ने ठुकरा दिया है। सुनील को झटका लगा। ट्रस्ट, आपने ये घर दान कर दिया। आप पागल हो गए हैं पिताजी।
करोड़ों की प्रॉपर्टी है ये, आप इसे ऐसे ही किसी ट्रस्ट को नहीं दे सकती। मैं कोर्ट जाऊंगा, मैं साबित कर दूंगा कि आप मानसिक रूप से ठीक नहीं हैं। तभी पूनम ने भी आगे आकर कहा, हाँ पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? यह हमारे बेटे का हक है, आप अपने पोते का हक कैसे मार सकते हैं? तो रामकिशन जी ने पूनम की तरफ देखा और कहा, पिछले 5 सालों में प्रीतम ने कितनी बार अपने दादा से बात की है, कितनी बार तुम उसे यहाँ लेकर आए हो। हक रिश्तों से बनता है, खून से नहीं। जब रिश्ते ही नहीं रहे तो हक कैसा? और रही बात कोर्ट जाने की, तो शौक से जाओ। मैंने अपनी मेडिकल रिपोर्ट और मानसिक संस्था का प्रमाण पत्र भी दे दिया है और रजिस्टर के सामने वीडियो रिकॉर्ड भी हुई है। तुम कुछ नहीं कर पाओगे। सुनील हताश होकर सोफे पर गिर गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही पिता हैं जो हमेशा उसकी हर बात मान लेते थे, जो उसके एक आवाज़ पर दौड़े चले आते थे। आज वो इतने कठोर कैसे हो गए? उसका अहंकार चूर चूर हो रहा था। उसने आखिरी दांव खेला। उसने अपनी आवाज़ नरम की और कहा, पापा चलिए, मुझसे गलती हो गई। मैं काम में बिजी था, इसलिए ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप मुझे बेदखल कर देंगे। मैं आपका अपना बेटा हूँ। लोग क्या कहेंगे? समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? रामकिशन जी ने गहरी सांस ली। उनकी आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि करुणा थी। उन्होंने कहा, इज्जत तो उसी दिन खत्म हो गई थी जिस दिन एक पिता को अपने बेटे से प्यार की भीख मांगनी पड़ी थी। जिस दिन तुम्हारे पास मेरे लिए 2 मिनट का वक्त नहीं था। तुम कहते हो लोग क्या कहेंगे? लोग तो तब भी कह रहे थे जब मैं यहाँ अकेला तड़प रहा था और तुम विदेश घूम रहे थे। अब मुझे लोगों की परवाह नहीं है, मुझे अपनी सुकून की परवाह है। और मेरा सुकून इस बात में है कि मेरी कमाई हुई दौलत किसी ऐसे के काम आए जिसे उसकी असली कदर हो। सुनील ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर आपको यही लगता है तो ठीक है, लेकिन याद रखना, जब आप बीमार पड़ेंगे, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तो ये ट्रस्ट या ये रमेश काम नहीं आएगा। तब मेरे पास मत आना। रामकिशन जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। मैंने अपनी पेंशन और बाकी बचत भी ट्रस्ट में डाल दी है। वहाँ मेरी सेवा भी होगी और सम्मान भी। और वैसे भी जिस बेटे ने अस्पताल में बाप को छोड़कर जाने की जिद की हो, उससे उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। सुनील को लगा कि अब यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो हार चुका था। उसने पूनम का हाथ पकड़ा और कहा, चलो यहाँ से, इस आदमी को अपने हाल पर छोड़ दो। इन्हें लगता है कि ये पैसे का दान करके महान बन जाएंगे। चलिए देखते हैं कितने दिन चलता है इनका ये ट्रस्ट। सुनील पैर पटकते हुए बाहर निकल गया। पूनम ने भी एक बार नफरत भरी निगाहों से घर को देखा और चली गई। गाड़ी स्टार्ट होने की आवाज़ आई और फिर सन्नाटा छा गया। रामकिशन जी अपनी जगह पर वैसे ही खड़े रहे। रमेश उनके पास आया और बोला, गुरुजी, आप ठीक हैं? तो रामकिशन जी ने रमेश को देखा। उनके आंखों से आंसू बह निकले। ये आंसू दुख के नहीं थे, ये उस बोझ के उतर जाने के थे जो वो सालों से ढो रहे थे। उन्होंने कहा, हाँ रमेश, मैं ठीक हूँ। आज मैंने अपने आंसुओं का पहला हिसाब कर दिया, लेकिन असली हिसाब तो अभी बाकी है। सुनील को अभी समझ नहीं आया कि उसने क्या खोया है। उसे लगेगा कि उसने केवल एक मकान खोया है, लेकिन वक्त उसे बताएगा कि उसने क्या खोया है। उधर सुनील को समझ नहीं आ रहा था कि जिस पिता को वो इतना कमज़ोर समझता था, उसने इतनी मजबूत कानूनी तैयार कैसे कर ली। लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकता था। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि उसने इस प्रॉपर्टी के भरोसे कई बिजनेस कमिटमेंट कर रखे थे। उसे लगा था कि वहाँ से मोटा पैसा मिलेगा जिससे वो अपने कुछ पुराने कर्ज चुका देगा और नई कार की EMI भी भर देगा। अब वो सारा बोझ उसके सिर पर आ गिरा था। कुछ महीने
इसी तनाव में बीत गई। उसका पूरा ध्यान प्रॉपर्टी के मसले और पैसों के खींचे तान में लगा हुआ था, जिसकी वजह से उसका अपने काम पर से फोकस हट गया। वो ऑफिस में चिड़चिड़ा रहने लगा। अपनी टीम पर बेवजह चिल्लाना उसकी आदत बन गई थी। जिस प्रमोशन की उसे उम्मीद थी उसे कंपनी ने होल्ड पर डाल दिया था। और फिर एक दिन वो हुआ जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कंपनी का एक ग्लोबल ऑडिट हुआ और उसमें सुनील के डिपार्टमेंट में कई खामियां पाई गई। मैनेजमेंट ने इसे गंभीरता से लिया। अगले दिन सुनील ऑफिस पहुंचा तो उसे एचआर हेड के केबिन में बुलाया गया। वहां का माहौल बहुत सख्त था। एचआर ने उसे एक लिफाफा थमाया। ये टर्मिनेशन लेटर नहीं था, लेकिन उससे भी बुरा था। उसे डिमोट कर दिया गया था और उसकी सैलरी पैकेज आधा कर दिया गया था। साथ ही उसे वार्निंग दी गई कि अगर अगले 3 महीने में उसकी परफॉर्मेंस नहीं सुधरी तो उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सुनील के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उसकी हाई प्रोफाइल मोटी सैलरी पर टिकी थी। अब जब सैलरी आधी हो गई थी तो उसके लिए घर की ईएमआई, बच्चे की फीस का खर्चा उठाना नामुमकिन सा हो गया था। सुनील जब उस शाम घर पहुंचा तो वो पूरी तरह टूट चुका था। उसने पूनम को ये सब बताया तो उसे उम्मीद थी कि पूनम उसे सहारा देगी और कहेगी कि कोई बात नहीं, हम मिलकर संभाल लेंगे। लेकिन पूनम का रिएक्शन बिल्कुल उल्टा था। वो भड़क गई। उसने कहा, तुम इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? तुम्हें पता है कि हमारे खर्चे कितने ज़्यादा हैं। अब हम प्रीतम की फीस कैसे भरेंगे? मेरी किट्टी पार्टी का क्या होगा? हम अगले महीने यूरोप जाने वाले थे, उसका क्या होगा? तुमने अपनी ईगो के चक्कर में सब बर्बाद कर दिया। पहले वो जायदाद खो दी और अब अपनी नौकरी भी खतरे में डाल दी। तुम एक नंबर के लूजर हो। लूजर, ये शब्द सुनील के दिल में तीर की तरह चुभा। जिस पत्नी के लिए उसने अपने बाप को छोड़ दिया था, आज वही पत्नी उसे लूजर कह रही थी। अब दिन प्रतिदिन सुनील की हालत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन तनाव की वजह से उसे ऑफिस में चक्कर आ गया। कलीग्स ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब उसकी आंख खुली तो पूनम उसके पास बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता से ज़्यादा गुस्सा था। उसने कहा कि डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की ज़रूरत है, लेकिन आराम करोगे कैसे? घर की ईएमआई बाउंस हो गई है। बैंक वाले फ़ोन कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर अगले हफ्ते तक पैसे नहीं दिए तो वो घर सील करने का नोटिस भेज देंगे। सुनील ने अपनी बंद आंखों से आंसुओं की एक बूंद लुढ़कते हुए महसूस की, क्योंकि आज वो अपनी ही जिंदगी का गुलाम बन चुका था। अगले दिन जब वो डिस्चार्ज होकर घर आया तो उसे लगा कि ये घर उसे खाने को दौड़ रहा है। दीवारों पर लगी महंगी पेंटिंग्स उसे मुंह चिढ़ा रही थी। उसे महसूस हुआ कि ये 4 दीवारी घर नहीं है, ये तो बस ईंट और पत्थर का एक ढांचा है। घर तो वो था जिसे वो गांव में छोड़ आया था। वो घर जहां दीवारों से सीलन की महक आती थी, लेकिन रिश्तों की गर्माहट भी थी। जहां फर्श कच्चा था, लेकिन लोगों के दिल पक्के थे। आज उसे अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने फैसला किया कि अब बहुत हो गया, उसे अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन क्या अब बहुत देर नहीं हो गई? क्या पिताजी उसे माफ़ कर देंगे? उस रात सुनील ने अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग दिया और अगले दिन सुबह होते ही अपने गांव की ओर निकल गया। रास्ते भर उसे लग रहा था, क्या वो पिता के उन आंसुओं का हिसाब चुका पाएगा जो उसकी वजह से बहे थे। जब वो गांव पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। कस्बे की गलियां वही थी, लेकिन सुनील की नज़रें बदल गई थी। आज उसे वो गंदगी और कीचड़ नहीं दिख रहा था, बल्कि उसे अपनापन दिख रहा था। वो डरते डरते अपने घर की ओर बढ़ा। उसे डर था कि कहीं पिताजी उसे धक्के मारकर घर से ना निकाल दें। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचा तो उसे अंदर से ढोलक और मजीरे की आवाज़ सुनाई दी।
भजन चल रहे थे।